आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तरीके की इन्वेस्टमेंट के बारे में जहां पर आपकी कैपिटल 100% सिक्योर्ड है एंड मात्र 10,000 पे यानी कि बहुत ही कम टिकट साइज के साथ आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है ये इन्वेस्टमेंट एंड साथ ही साथ आपको इसमें हर साल इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिटेल डायरेक्ट स्कीम RDS के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिसेंट इनिशिएटिव है पिछले कुछ सालों में जो कि लिया गया है, जिसमें पर्टिकुलरली आप एक गिल्ट अकाउंट ओपन करते हैं एंड उसके थ्रू आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको हम GSEC के नाम से जानते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इसके बारे में कहा किसने था, यानी कि ये क्या स्कीम काफ़ी ज़्यादा बेटर है, किस पर्सन के मांगने पर ये स्कीम रिटेल पर्सनस के लिए लाई गई है। तो हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते रहते हैं, तो लेट्स डिग डीपर इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड समझते हैं कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम एक्चुअल में है क्या ये एक्चुअल में रिस्क फ्री है, इसका एब्सोल्यूट बेनिफिट क्या है एंड क्या क्या इस स्कीम में सब चीज़ें जानने वाली हैं। सो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो को एंड तक गो थ्रू करने के बाद ही आप समझ पाएंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। एंड साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम जान जाए कि ये वीडियो काम की है एंड और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। सो RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम 2021 नवंबर में स्टार्ट हुई थी एंड इसके थ्रू हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10,000 के मात्र अमाउंट से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड एक चीज आपको यहां पर पता बताता हूं कि जैसे आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे पहले आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। यानी कि अगर आप प्राइमरी मार्केट में परचेज करते हैं, जैसे IPO आता है तो आप शेयर परचेज करते हो डायरेक्ट कंपनी से, उसी तरह से अगर प्राइमरी मार्केट में आप बॉन्ड परचेज करते हो तो बॉन्ड का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है एंड गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज़ के केस में इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 40 साल तक की होती है। यानी कि अगर आपने एक बार बॉन्ड्स को परचेज कर लिया तो आपको 40 साल तक की मैच्योरिटी तक उनको अपने पास रखना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा लंबा टाइम पीरियड है। साथ ही साथ इसमें इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट था, यानी कि टिकट साइज जो था वो काफी ज्यादा था, तो रिटेल इन्वेस्टर डेफिनेटली इतना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये दोनों चीजों का सोल्यूशन हो चुका है थ्रू दिस पर्टिकुलर RDS रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड इसके लिए यूज होता है NDSOM यानी कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, जो ऑर्डर मैचिंग के हिसाब से चलता है एंड ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग सिस्टम है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन किया जाता है। सो अब पर्टिकुलरली रिटेल इन्वेस्टर भी सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि मैच्योरिटी से पहले भी बॉन्ड्स को कितनी भी बार खरीद बेच सकते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू, जो पहले पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक गिल्ट अकाउंट यानी कि एक सिक्योरिटी अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जो काफ़ी ज़्यादा आसान है। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जैसे नॉर्मल KYC हम करते हैं उसी तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं एंड पर्टिकुलरली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं RDS सिस्टम के थ्रू। यानी कि आपका गिल्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अब ये गिल्ट अकाउंट ओपन करने के बाद आप 4 तरह की सिक्योरिटीज के साथ डील कर सकते हैं। पहली सिक्योरिटीज है ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही हैं, लेकिन ये कम ड्यूरेशन की होती है, जिनकी मैच्योरिटी 365 डेज से कम की होती है। आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेकेंड इन्वेस्टमेंट का टर्म है जिसमें आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि गवर्नमेंट जो डेटेड बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिनका टेन्योर यानी कि मैच्योरिटी 40 साल तक की होती है। थर्ड है SDL यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, इनकी मैच्योरिटी 10 साल की होती है। एंड फोर्थ है SGB यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसमें आप इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखिएगा, SGB को हमने ऑलरेडी पूरा का पूरा कवर किया, उसके रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ SGB में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको गिल्ट अकाउंट को अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस वीडियो में जाकर के देखिएगा, आपको SGB के बारे में सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं, कुछ एक बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं जो बेनिफिट और कहीं भी आपको नहीं मिलते हैं। पहली चीज है, इसमें कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं है। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है किसी भी तरह का डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है, क्योंकि ये बैक किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफॉल्ट तो करेगी नहीं, तो यहां पर कोई भी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है वो अलग बात है, अदरवाइज इसमें क्रेडिट रिस्क नहीं रहता है। टिकट साइज पहले जैसे मैंने आपको बताया काफी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब ये स्कीम जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, तो इसमें टिकट साइज काफी ज्यादा कम है। मात्र 10,000 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप RDS स्कीम में कर सकते हो। आपको सेकेंडरी मार्केट का एक्सेस मिल जाता है। पहले आप सेकेंडरी मार्केट में डील नहीं कर सकते थे, आप 40 साल को होल्ड करना पड़ता था आपको, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप सेकेंडरी मार्केट में कभी भी सिक्योरिटीज की खरीद बेच कर सकते हो, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। सो अगर आपको मैच्योरिटी से
पहले बॉन्ड्स में बेनिफिट मिलता है, आपको लगता है कि आपको इस टाइम पर उसको सेल कर देना चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसको पहले ही सेल कर सकते हो। एंड डेफिनेटली ये चीज़ अब पॉसिबल है इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू, एनडीएस के थ्रू। सो इसके लिए आपको एनडीएस ओएम जो है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एक बार क्लिक करोगे एंड फर्दर यू कैन बी सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट ओवर देयर एंड यू विल बी हैविंग द एक्सेस टू द सेकेंडरी मार्केट एंड फर्दर वहां पर ऑर्डर मैचिंग सिस्टम रहता है। तो उस लिक्विडिटी मैचिंग सिस्टम के साथ आप अपने जो भी होल्डिंग है उनको सेल कर सकते हो बिफोर द मैच्योरिटी। आरबीआई जो है वो आपका ये गिल्ट अकाउंट मेंटेन करती है। इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी ओपनिंग फीस नहीं है, ना ही कोई मेंटेनेंस चार्जेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है। सिर्फ एक सिंपल सी एप्लीकेशन है जो आपको जमा करनी है एंड जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगी उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हो। अब कुछ एक कमी पेशियों की भी बात कर लेते हैं जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए हमने इस वीडियो को क्रिएट किया है। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा कम है। इसमें अगर डिफरेंट तरह की सिक्योरिटीज की बात करें तो इस टाइम के ऊपर जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 4.5% है, जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.10% है। एंड ये एक इंडिकेटिव यील्ड है कि आपको लगभग इतना यील्ड मिल जाएगा। एंड मैंने आपको पहले भी अपनी बॉन्ड्स की वीडियोस में बताया है कि जब भी आप डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो कूपन रेट को मत देखो, आपको यील्ड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कूपन होता है बस बेसिकली आपको जो फेस वैल्यू के ऊपर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, उसे हम कूपन कहते हैं, उसको मत देखो। जो यील्ड आपको मिलने वाली है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के ऊपर, डेब्ट सिक्योरिटी के ऊपर, आपको उसको गो थ्रू करना चाहिए। सो इसका मतलब है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हो एंड उसको मैच्योरिटी तक रखते हो तो आपको ये रिटर्न लगभग मिलने वाली है, यानी कि जो रिटर्न आपकी 5.36 से 7.42% के बीच में रहने वाली है, सिर्फ इतनी ही रिटर्न आपको मिलेगी। सो ध्यान दीजिएगा गवर्नमेंट की और स्कीम्स के ऊपर जो इस पर्टिकुलर स्कीम के साथ कंपीट कर रही हैं, जहां पर आपको अच्छी खासी रिटर्न मिल जाती है, जैसे ईपीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। इन तीनों से रिलेटेड भी कंप्लीट वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप कंप्लीट डिटेल्स उनकी भी चेक कर सकते हैं। अब वो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वहां पर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, यहां पर कम मिल रहा है। इसके अलावा एनपीएस भी यहां पर है, यानी कि बहुत सी स्कीम होगी ना, ईपीएस हो गया, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, जहां पर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स से डेफिनेटली ज्यादा ही मिलता है। आल्दो उनका भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी यील्ड भी जो जुड़ी हुई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ही जुड़ी हुई है। बट ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजंस ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, एनपीएस के केस में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा मिलता है। एंड मोर ओवर, चाहे आप इस आरडीएस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दो, चाहे आप पीपीएफ, ईपीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर दो, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इन्वेस्ट कर दो, वो भी आपकी सिक्योर्ड है क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बैक करती है। सेकंड जो सबसे बड़ा नुकसान है डेट्स रिलेटेड टू कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर टेरिबली टैक्स्ड, इसमें बहुत ज्यादा हैवीली टैक्स लगाया जाता है। सो चाहे आप गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज कर रहे हो, चाहे आपको कूपन मिल रहा है, चाहे हाफ ईयरली, ईयरली, सब चीजों के ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट इनकम आपको होती है तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा इंटरेस्ट आपकी इनकम में, सैलरी इनकम में, यानी कि जो ईयरली इनकम है उसमें काउंट हो जाएगा एंड उसके बाद जिस टैक्स स्लैब में आप आते हो उसके हिसाब से आपको टैक्स लगाया जाएगा। सो अगर आपका कूपन रेट 6% है एंड आप 30% टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको सिर्फ 4.2% मिलने वाले हैं, और अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको 4.8% की रिटर्न मिलेगी क्योंकि बाकी की रिटर्न तो आपकी टैक्स में चली जाएगी। एंड मोर ओवर, अगर आप उसको मैच्योरिटी तक नहीं रखते हो, पहले ही सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हो, तो दो केस हो सकते हैं। या तो आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी थी आप उससे कम में उसको सेल कर दे रहे हो, यानी कि आपको कैपिटल लॉस हो जाता है, या फिर आपको कैपिटल गेन होता है। फिलहाल के लिए एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से अपने 50,000 के ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज किए एंड आपने उनको 45,000 में सेल कर दिया सेकेंडरी मार्केट में, फिर तो कैपिटल लॉस हो गया। दूसरा केस हो सकता है कि आपने 50,000 के ही ये बॉन्ड परचेज किए एंड आपने इनको मार्केट में 80,000 का सेल कर दिया, तो ये कैपिटल गेन हो गया। तो कैपिटल गेन अगर होता है सेकेंडरी मार्केट में आप सेलिंग कर रहे हो तो उसके ऊपर के भी भैया आपको टैक्स लगने वाला है। यानी कि अगर 12 महीने से पहले सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हो तो जो भी कैपिटल गेन हुआ वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, वो आपकी सैलरी में काउंट हो जाएगा, इनकम में काउंट हो जाएगा, टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पड़ जाएगा। और अगर 12 महीने के बाद आपने सेलिंग करी है तो वो एलटीसीजी हो जाएगा, तो उसमें आपको 10% का जो टैक्स है वो पे करना पड़ जाएगा। जबकि अगर आप बाकी स्कीम्स देखते हो, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, एसएसवाई, तो ये सभी तो आपकी ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है, आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। एंड मोर ओवर, जो पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हो उसमें डिडक्शन मिल जाती है 80C के अंदर, जो कि इस केस में नहीं है। सो यहां पर एक प्रो टिप आप इन्वेस्टर्स के लिए है। सो इफ यू आर हैविंग अ गर्ल चाइल्ड तो सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाओ, फिर भी पैसा बच जाता है
तो पीपीएफ स्कीम में पैसा लगा दो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसएसवाई स्कीम के केस में जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.5% ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पीपीएफ स्कीम। सो जब एक 6% की जो गवर्नमेंट स्कीम है वो आपको 4.5% रिटर्न दे रही है, जबकि 7% की पीपीएफ की जो स्कीम है वो 11% के इक्वल आपको रिटर्न देगी, क्योंकि उसमें आपको और बेनिफिट मिल जा रहे हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिडक्शन मिल गई, मैच्योरिटी के ऊपर टैक्स नहीं पड़ना है, तो वो भी तो बेनिफिट मिल रहे हैं। तो उनको ऐड करोगे तो आपको 11% का बेनिफिट मिल जाता है। एंड अगर आप कहते हो कि आपको 1.5 लाख से ज्यादा का पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां पर जाना चाहिए, तो आप डेप्ट फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सो डेप्ट फंड होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फंड्स होते हैं जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। गिल्ड फंड उन्हीं में से एक एग्जांपल है। गिल्ड फंड के केस में आपका जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन वहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अगर इसके खिलाफ आप आरडीएस स्कीम के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गिल्ड अकाउंट ओपन करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी आपकी इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम होगी, वो सारी की सारी आपकी इनकम में कैलकुलेट हो जाएगी, वहां पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर आप इस डेप्ट फंड के थ्रू पैसा लगाते हो, पैसा वहां भी आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जा रहा है, लेकिन क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया है वहां पर, तो वहां पर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। जबकि इन केस अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाते हो, तो उस केस में मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड के बारे में, तो अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू यानी कि गिल्ड फंड के थ्रू पैसा लगाते हो, तो वहां पर इसे कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा, इंटरेस्ट इनकम कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने उसको 3 साल के बाद रिडीम किया, तो उसके केस में आपको 20% जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो पे करना पड़ेगा। एंड उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट होता है, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से भी तो वैल्यू कुछ बड़ी होगी ना, तो वो बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 20% का। तो आपका टैक्स जो क्वांटम होता है वो कम हो जाता है अगर आप इन डेप्ट फंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हो। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, अगर आप 3 साल से पहले म्यूचुअल फंड के केस में, डेप्ट फंड के केस में 3 साल से पहले रिडीम कर लेते हो, तो उसके केस में उस जो भी आपको गेन हुआ होगा उसको आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, उसको आपकी सैलरी में मिला दिया जाएगा एंड उसको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हो गए जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिटेल डायरेक्ट स्कीम के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर डेप्ट फंड के थ्रू जो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको टैक्स बेनिफिट भी तो मिल रहा है। अब इसके ऊपर कई बंदे ना ये आर्ग्यू करेंगे कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम में सीधा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप बिना किसी कमीशन को पे करते हुए बॉन्ड को परचेज कर सकते हो। कि आपको म्यूचुअल फंड के केस में एक्सपेंस रेशियो यानी कि जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, वो भी तो पे करने पड़ेंगे। मोर ओवर एग्जिट लोड भी बढ़ जाएगा, यानी कि जब स्कीम से बाहर निकलोगे तब भी तो कुछ कांट छांट होगी। लेकिन स्टिल जो म्यूचुअल फंड है वो इस केस में जीत जाता है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ 0.3 to 0.4% पे करना पड़ रहा है, उसके बदले में आपको मिलते हैं टैक्स बेनिफिट। आपका फंड मैनेजर आपको प्रेडिक्शन देगा इंटरेस्ट को लेकर के। एंड मोर ओवर म्यूचुअल फंड के केस में लिक्विडिटी ज्यादा मिलती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खामी है। इन केस ऑफ आरडीएस स्कीम यहां पर लिक्विडिटी कम है, जबकि म्यूचुअल फंड के केस में लिक्विडिटी भर भर के। सो लिक्विडिटी का मतलब होता है जब आप समय से पहले बेचने जाते हो तो मार्केट में कितने लोग और इसको खरीदने के लिए तैयार हैं उसके बारे में। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में तो बेचोगे आप, यही तो हमने बेनिफिट पढ़ा था कि सेकेंडरी मार्केट में मैच्योरिटी से पहले बेच सकते हो, लेकिन वहां पर अगर खरीदने के लिए बायर ही रेडी नहीं है तो कहां सेल कर लोगे। सो बात यह है कि आप बेच सकते हो, इस चीज की गारंटी है, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। सो हो सकता है कि जब ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा मैच्योर हो जाए उस टाइम पर गवर्नमेंट इसमें टैक्स बेनिफिट को अनाउंस कर दे, लेकिन फिलहाल के लिए इस चीज को कहना डिफिकल्ट है कि इसमें किसी तरह की लिक्विडिटी है। इसमें लिक्विडिटी काफी कम है। एंड सबसे बड़ी जो दुख वाली बात है इस केस में वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। मैं इस वीडियो को छोटा बनाना चाहता था, लेकिन मेरे को ये सिनेरियो आपको समझाना ही समझाना है। इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स टेक द केस कि आपने एक बॉन्ड परचेज किया एंड आपको इसके ऊपर एक कंपाउंड रेट मिल जा रहा है 6% का, यानी कि 6% की एनुअल आपको रिटर्न इसमें मिलने वाली है। एक नया बॉन्ड आता है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% का है, यानी कि मैं कूपन रेट की बात कर रहा हूं। सो इस केस में अगर तो आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखते हो फिर तो आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको समय से पहले बेचना चाहते हो तो आपको इसको डिस्काउंट के ऊपर बेचना पड़ेगा। डिस्काउंट का मतलब रहता है आपने खरीदा था 10,000 का, आपको बेचना पड़ेगा 9,500 का या 9,000 का, बिकॉज योर बायर विल बी आर्गुइंग कि वो मार्केट में वो 7% वाला बॉन्ड भी तो खरीद सकता है, वो आपसे 6% वाला बॉन्ड पूरे के पूरे प्राइस में क्यों खरीदे। तो उसके ऊपर आपको अपने सेलिंग बॉन्ड के ऊपर डिस्काउंट देना पड़ेगा ताकि वो बायर ल्योर हो जाए और आपके वाला बॉन्ड परचेज कर ले। एंड उसके लिए यानी कि बायर के लिए इंट्रिंसिक यील्ड हो जाएगी, उसको ताकि बेनिफिट होगा ना तभी तो। लेकिन आपको पैसा रिड्यूस करना पड़ा। अब ऑपोजिट भी ट्रू है, यानी कि हो सकता है कि आपने 7% का बॉन्ड पहले लिया हो
बाद में मार्केट में 6% वाला आया हो तो आपको बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन वी आर तो लुकिंग एट द लोअर साइड, यानी कि एडवर्स साइड ना, तो यहां पर आपको नुकसान भी हो सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में कम हो जाएगा तो आपका बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जबकि ऑपोजिटली अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आपके बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है, तो इस चीज से आपको डेफिनेटली नुकसान हो सकता है जो इस पर्टिकुलर केस में अवेलेबल रहता है। सो दैट इज व्हाई जो इनकी वॉलेटिलिटी है सेकेंडरी मार्केट में वो और बढ़ जाती है, तभी तो लिक्विडिटी कम है। सो जो लास्ट दो खामियां हमने निकाली उस केस में डेफिनेटली जो डेप्ट फंड होते हैं वो यहां पर जीत जाते हैं, क्लियर विनर है। डेप्ट फंड एक म्यूचुअल फंड है जहां पर लिक्विडिटी की भरमार रहती है, आपको लिक्विडिटी के बारे में डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको इंटरेस्ट रेट का बर्डन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर वो प्रेडिक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको निकाल के देगा। बिकॉज इन केस म्यूचुअल फंड के केस में आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालते हो, अब तो आपका फंड मैनेजर आपको पैसा निकाल के देता है, लेकिन अगर एक्सट्रीम केस हुआ तो डेप्ट फंड के केस में भी पंगा पड़ सकता है, जैसे कि फ्रैंकलिन केस में पड़ा था। लेकिन जब तक रिडेम्पशन रिक्वेस्ट सभी नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ रिडेम्पशन रिक्वेस्ट है, तब तक फंड मैनेजर उस चीज को संभाल लेता है और आसानी से आप पैसा अपना बाहर निकाल सकते हो। सो ये पूरा का पूरा माया जाल आपका फंड मैनेजर संभाल के रखता है, कौन सा बॉन्ड परचेज करना है, कैसे परचेज करना है, उन सभी चीजों को वही गो थ्रू करता है, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज है, उनके पास प्रॉपर मॉडलिंग टूल्स है। तो उसका मेन बेनिफिट ये रहता है कि वो चाहते हैं कि बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा वैल्यू वाले वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहता है कि एनएवी नेट एसेट वैल्यू आपके म्यूचुअल फंड की इंक्रीज हो जाए। एंड एक तरह का डेप्ट फंड तो है नहीं है, बहुत तरह के डेप्ट फंड है जिनमें अलग अलग तरह के जो लेवल ऑफ रिस्क हैं वो अवेलेबल हैं। तो जहां पर भैया रिस्क ज्यादा होगा वहां पर रिटर्न भी आपको ज्यादा मिल जाएगी, सिंपल सा फंडा है। सो लेट्स से केस एबीसी कंपनी का जो बॉन्ड है वो आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो वो ज्यादा रिटर्न तभी देगा अगर उसमें रिस्क ज्यादा है। अगर सेम रिस्क वाला है तो डेफिनेटली आप ज्यादा रिटर्न वाला प्रेफर करोगे, ठीक है, जिसमें ज्यादा रिटर्न है। तो आपको जहां पर रिस्क होगा वहां पर आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलती है। सो जल्दी ही मैं डेप्ट फंड के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा ताकि आप इनको भी जानकारी प्रॉपर समझ पाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी अगली सब वीडियोस टाइमली मिल पाएं। एंड अगर आप ईपीएफ, पीपीएफ, एसएसवाई, एनपीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियोस इनका अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी कंप्लीट हमने एक सीरीज बनाई है, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेआईबीसी या बैंक प्रमोशन एग्जाम्स, देयर इज अ कंप्लीट कोर्स फॉर द सेम अवेलेबल। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।